हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के टॉपिक पे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब का एनाटॉमी, ओवेरी का एनाटॉमी एंड स्पर्म के ओवम कैसे ट्रांसफर होती है ओवेरी से लेकर फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी की तरफ कैसे ट्रांसफर कर होती है ना। तो ये कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सीमेंस एंड स्पर्म के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम और स्पर्म दोनों चाहिए होता है, ये आपको पता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, पहले बेसिक से ही हम जाते हैं कि सीमेंस क्या होता है, ठीक है। सीमेंस क्या है, ये सीमेंस जो है, सीमेंस इज अ फ्लूइड ऑफ मेल which releases into the female reproductive tract, that is vagina, ठीक है। यानी कि क्या है, सीमेंस जो है एक मेल फ्लूइड है जो आफ्टर इजैक्यूलेशन ना जो निकलती है, जो फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। और कहाँ पे रिलीज होता है, तो ये रिलीज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि वेजाइना में, ठीक है। अब जैसे आप ये इमेज में आप देख सकते हैं, हमने बेसिक एनाटॉमी में पढ़ा था, ये पोर्शन है वेजाइना, ठीक है। वेजाइना में सीमेंस जो है वो सीमेंस कहाँ पे डिपॉजिट होती है, ये पोर्शन में सीमेंस डिपॉजिट होती है, ठीक है। और सीमेंस में क्या होता है, सीमेन में होता है स्पर्म। जैसे ये रेड कलर आप देख ले, ये हो गया स्पर्म। सो सीमेन क्या है, फ्लूइड है, और स्पर्म क्या है, जो सेल है जो सीमेंस में पाया जाता है, ठीक है। तो सीमेंस कहाँ पे डिपॉजिट होती है, तो होती है वेजाइना में, ठीक है। अब सीमेंस का क्वांटिटी क्या होता है, इन वन इजैक्यूलेशन, एक बार अगर इजैक्यूलेट होता है तो कितना क्वांटिटी का सीमेंस जो है वो निकलती है, ठीक है। तो क्वांटिटी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो सकता है, पर्सन एंड ओकेजन टू ओकेजन, ठीक है। क्या सिचुएशन में है, कैसे कंडीशन में है, ठीक है। और पर्सन की इम्यूनिटी के हर एक चीज पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब अगर हम सीमेन की कंपोजिशन की बात करें तो सीमेन में क्या क्या होता है, अगर मान लीजिए 1 ml सीमेन है, ठीक है, 1 ml अगर सीमेन है तो 1 ml सीमेन में कितने परसेंट फ्लूइड जो है वो स्पर्म बनाएगी, और कितने परसेंट फ्लूइड जो है वो कोई दूसरा ग्लैंड या ऑर्गन्स बनाएगा। तो 10% सीमेन मेड बाय स्पर्म, ठीक है। 10% सीमेन मेड बाय स्पर्म एंड रेस्ट ऑफ द 90% सीमेन और फ्लूइड मेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन बनाते हैं बाकी का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अदर्स, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट या कंपोजिशन होता है। अब आपको क्या जानना है, सीमेन में ना एक एंजाइम होती है, ठीक है। वो एंजाइम क्या करती है, तो वो एंजाइम कोगुलेट का काम करती है, यानी कि कोगुलेशन कर देती है सीमेंस को, ठीक है। और ये एंजाइम है जो कहां से निकलती है, तो वेसिकल से निकलती है, ठीक है। कहां से, सेमिनल वेसिकल से निकलती है। तो इस एंजाइम का नाम है वेसिको कोगुलेस एंजाइम, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्या है, वेसिको कोगुलेस एंजाइम। जो ये एंजाइम क्या करती है, ये एंजाइम का प्राइमरी काम तो क्या है, ये आता है पहले किसके साथ, सीमेन के साथ। सीमेन है ना, ये वेसिको कोगुलेस एंजाइम के साथ ही आता है, ठीक है। और ये सीमेन को क्या करते हैं, कोगुलेट सीमेन, ठीक है। और दूसरा ये क्या करती है, ये स्पर्म को ना
स्पर्म को स्टिक कर देती है, ठीक है, स्टिक कर देती है यानी कि साट देता है ना, तब स्टिक स्पर्म जो है वो स्टिक हो जाता है कहाँ पे, वेजाइना के सरफेस पे या तो सर्विक्स में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और तीसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ड्यू टू दिस वेसिकोकोगुलेज एंजाइम ना, जो भी सीमेन इजैक्यूलेट होती है, ठीक है, जो भी सीमेन इजैक्यूलेट होती है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता है ना, और ड्रेनेज आउट नहीं हो पाता है, यानी कि ये कोगुलेशन की वजह से सीमेन जो है वो वेजाइना में क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ड्रेनेज आउट protect semen from drainage out from vagina, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ बेसिक चीज होती है। और ये एंजाइम कहां से रिलीज होती है, ये एंजाइम रिलीज कहां से होते हैं, तो सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, सीमेन को कोगुलेट करना, ठीक है, सीमेन को कोगुलेट करना, उसके बाद स्पर्म को या सीमेन को स्टिक करना कहां पे, सर्विक्स पे या वेजाइना में। और दूसरा कि जो सीमेन से निकला हुआ होता है वो सीमेन बाहर ना आ सके, ठीक है, बाहर ना आ सके, नहीं तो इजैक्यूलेशन हुआ और तुरंत अगर सीमेन बाहर आ गया तो क्या हो सकता है, वहां पे स्पर्म जो है वो सारा सीमेंस के थ्रू बाहर आ जाएगा और इसमें मतलब फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए ये वेसिकोकोगुलेज एंजाइम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो अब अगर हम इसके कंक्लूजन में बात करें तो कंक्लूजन क्या होगा, व्हेन sperm deposited into the vagina and due to the help of vesicocoagulase enzyme, some sperm stick within the cervix and vagina for longer period of time, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस स्लाइड में नाम याद रखना है वेसिकोकोगुलेज एंजाइम का, ठीक है, आपको ये याद रखनी है और इसका जो फंक्शन है ये याद रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ स्पर्म, we already discussed once about it, right? But number of sperm deposited in one ejaculation में कितने नंबर ऑफ स्पर्म डिपोजिट होगा, तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो 200 to 500 मिलियन, 200 to 500 मिलियन, ठीक है। अब स्पर्म क्या है, स्पर्म is the cell present in semen, राइट, ये आपको पता है। और एक और चीज आपको स्पर्म के बारे में क्या जानना है कि स्पर्म्स आर मोर मोटाइल इन यूट्रस, not in vagina. Why? Because vagina has acidic environment, और जो वेजाइना एसिडिक इन्वायरमेंट होती है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, स्पर्म का जो कैपेसिटी होता है ना रन करने का या ट्रैवल करने का, वो कम हो जाती है, ठीक है। सो स्पर्म्स आर मोर मोटाइल इन यूट्रस नॉट इन वेजाइना। व्हाई? बिकॉज वेजाइना इज मोर एसिडिक, वेजाइना हैज मोर एसिडिक इन्वायरमेंट, राइट। अब जैसे इसमें आप देख लें
ये इमेज में स्पर्म कहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और फिर ये स्पर्म ट्रैवल करेगी ना। चलिए अब अगर हम कंक्लूजन देखें, अब अगर हम कंक्लूजन में देखें तो क्या होगा, वेजाइना इज एसिडिक, वेजाइना इज एसिडिक, ये हमने पहले भी पढ़ा है पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़े तो प्लीज पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिए, फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है। सो वेजाइना एसिडिक है ना, बट स्पर्म भी कम चालाक नहीं। स्पर्म क्या करती है कि वेजाइना से तुरंत यूट्राइन कैविटी में जंप करने की ट्राई करती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ वेजाइना इज एसिडिक, sperm try to jump from vagina to uterus very fast। जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी क्या करती है, स्पर्म जो है वो वेजाइना से यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर होना चाहता है, यानी कि जंप करना चाहता है, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा है, यूट्रस इज अल्कलाइन, राइट, यूट्रस इज अल्कलाइन। और यूट्रस अल्कलाइन होने की वजह से क्या होता है, सो स्पर्म आर मोर मोटाइल इन यूट्रस, ठीक है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या है कि जब ओव्यूलेशन होता है ना, आफ्टर ओव्यूलेशन देयर आर सम चेंजेस इन आवर सर्विक्स ऑल्सो, मतलब सर्विक्स में जाकर भी क्या होता है, कुछ चीजें चेंज होती है। तो क्या चेंज होती है, स्पेशली अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, around the time of ovulation, when ovum is about to release, when ovum is about to release when ovum is about to release and to be in ampulla, the gland, cervix में क्या होता है, एक gland होता है, the gland present in the cervix which produce mucoid material, एक सर्विक्स में ग्लैंड होती है, ठीक है, और वो ग्लैंड क्या करती है, म्यूकोइड मटेरियल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये म्यूकोइड मटेरियल क्या होता है, ये अभी हम देखते हैं। म्यूकोइड मटेरियल दैट इज म्यूकस, ये कुछ भी नहीं, ये म्यूकस है, म्यूकस। दिस म्यूकस हेल्प्स especially to become, this mucus especially helps especially to become cervix thin, stringy and more abundant, ये सर्विक्स को क्या करती है, इस सर्विक्स को ना थीन, स्ट्रिंजी और मोर एबंडेंट बनाने में ये म्यूकोइड मटेरियल जो है वो हेल्प करती है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये सारा कुछ जो है ना, दिस ऑल विल हेल्प स्पर्म टू एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी, into the uterine cavity। जब सर्विक्स जो है ना वो एकदम थिन हो जाती है, जब लेस विस्किड हो जाती है ना, और जब स्ट्रेंजी हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्पर्म क्या होता है, वहां से इजीली पास कर सकता है। जैसे कि आप ये इमेज में मान लीजिए, ये सर्विक्स है, ये पोर्शन सर्विक्स है, और ये सर्विक्स बहुत स्ट्रेंजी हो गया है, ठीक है।
एक चिपलापन आ गया है, बहुत पतला हो गया है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पर्म जो है वो इजिली पास कर सकती है ना, ऐसे इजिली पास कर सकती है, ठीक है, ऐसे इजिली पास कर सकते हैं। इसलिए सर्विक्स जब ओव्यूलेशन होगा और जब ओवम जो है ये फेलोपियन ट्यूब में जब एंटर करेगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सर्विक्स में भी कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है। और कभी कभार हम क्या करते हैं ना, पेशेंट, कभी कभार हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पीरियड हुआ है, पीरियड होने के बाद ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट क्या होता है, जैसे कि ये सर्विक्स है, ये एरिया जो है ये सर्विक्स है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, म्यूकस, ये हमने पढ़ा है अभी, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, हमने अभी भी पढ़ा है ना कि यहाँ पे एक ग्लैंड होता है म्यूकोइड मटेरियल जो प्रोड्यूस करती है ना, जो म्यूकस बनाती है। तो ये हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम सैंपल लेते हैं, यहाँ से हम सैंपल लेते हैं ये म्यूकस का, ठीक है, और इसको हम लैब में चेक करते हैं। और लैब में चेक करने के बाद हमको पता चलता है कि ये पेशेंट को ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट को ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम पता करते हैं। और इस टेस्ट का नाम है, एक तो हम इसको सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट भी बोल सकते हैं सिंपल में, ठीक है। और इसका जो फैंसी टर्म है वो है स्पिन बार्केट टेस्ट, स्पिन बार्केट टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम फैंसी टर्म बोले तो स्पिन बार्केट टेस्ट बोल सकते हैं, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट हम बोल सकते हैं। जो यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यूकस, यहाँ से हम म्यूकस लेंगे, यहाँ से हम म्यूकस लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको लैब में टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे किसका, म्यूकस का, ठीक है। और इस टेस्ट का नाम क्या है, सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट और स्पिन बार्केट टेस्ट, ठीक है। तो अब अगर हम इसको बोले तो डॉक्टर used to check cervix, doctor take little mucus from cervix and put on the slide, put on the slide. If the mucus is thin, if mucus is stringy, and making furning like pattern, guys, this one is very important, okay। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, जब म्यूकस को क्या करेगा, सर्विक्स से सैंपल कलेक्ट करके और जब स्लाइड पे रखेगा ना, और जब ये म्यूकस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, स्ट्रेंजी हो जाएगा, और ये म्यूकस जो है ये फर्निंग लाइक पैटर्न जब बनाएगा ना, ये फर्निंग लाइक पैटर्न जब बनाएगा तो हम क्या समझेंगे, देन डॉक्टर अंडरस्टैंड a patient or female has been ovulated, okay, ovulated because, और ये होता क्यों है, ये होता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। ये फर्निंग लाइक पैटर्न क्यों बनता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा तो एलएच सर्ज होगा, और एलएच सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन होगा, राइट। तो ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, सर्विक्स में भी चेंजेस आएगा, और सर्विक्स में चेंजेस क्या आएगा, जब हम म्यूकस को लैब में हम लाकर हम टेस्ट करेंगे तो हमको वो म्यूकस में क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस एक तो थिन होगा, स्ट्रेंजी होगा, और वो म्यूकस में क्या होगा, फर्निंग लाइक पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस आता है सर्विक्स में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्पर्म कैसे ट्रैवल करती है, स्पर्म कैसे ट्रैवल करती है। अब स्पर्म को क्या है, यहाँ वेजाइना से, स्पर्म को क्या है, यहाँ वेजाइना से, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म डिपोजिट है, यहाँ से कहाँ जाना है, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक जाना है, राइट। स्पर्म को कहाँ से कहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ से लेकर फर्टिलाइजेशन होने के लिए
एम्प्यूला तक आना पड़ेगा। तो वो कैसे आता है, ठीक है, हाउ स्पर्म ट्रेवल्स। पहले तो आपको पता है कि स्पर्म कहाँ पे डिपोजिट होता है, वेजाइना में डिपोजिट होता है, ठीक है, और वेजाइना से कहाँ में जाएगा, वेजाइना से सर्वाइकल कैनल, सर्वाइकल कैनल यानी कि सर्विक्स में जाएगा, और सर्विक्स से फिर कहाँ जाएगा, यूटेराइन कैविटी में जाएगा। ये आपको पता है, यूटेराइन कैविटी में जाएगा, और यूटेराइन कैविटी में जाएगा, और किसके हेल्प से, स्पर्म किसकी हेल्प से ट्रेवल करती है, टेल। स्पर्म is motile because motile with the help of tail, right, with the help of tail. It means sperm moves the tail and moves ahead. sperm क्या करती है, sperm क्या करते हैं, अपने sperm used to move their tail, अपनी पूंछ को हिला के और क्या करते हैं, आगे बढ़ती है, राइट, used to move their tail and moves ahead, आगे बढ़ती हैं, ठीक है। स्पर्म क्या करती है, पहले अपने टेल्स को ऐसे, टेल्स को घुमा घुमा करके होते हैं, वो खुद आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि स्पर्म कहाँ से आ रहा है, यहाँ वेजाइना में स्पर्म है पहले हमारा, कहाँ, यहाँ वेजाइना में, वेजाइना से जा रहा है सर्वाइकल कैनल में, सर्वाइकल कैनल से यूटेराइन कैविटी में, और यूटेराइन कैविटी से कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, यूटेराइन कैविटी से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, राइट, जहां पे ओवम होगा। पर वो जाती कैसे है, स्पर्म कैसे चलती है, अपने टेल्स के सहारे से, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर स्पर्म वेजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक अगर मूव कर रही है तो स्पर्म को एनर्जी भी चाहिए होगा, ठीक है। स्पर्म को क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पर्म को एनर्जी चाहिए होगा। तो स्पर्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ये पोर्शन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेसिफिक चीज है जो क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी बनाती है। वो क्या है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनाती है उसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्रुक्टोज है ना, वो बनाती है एनर्जी किसके लिए, स्पर्म के लिए। और फ्रुक्टोज सीमेन में कहां से आता है, फ्रुक्टोज जो है वो कहां से आते हैं, तो सीमेन ब्रिंग्स फ्रुक्टोज इटसेल्फ, ठीक है। सीमेन खुद वो फ्रुक्टोज लेकर ही आता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि स्पर्म कहां से कैसे ट्रैवल करती है और स्पर्म को एनर्जी कौन देती है, ठीक है। अब आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि स्पर्म ट्रैवल, जो पहला स्पर्म जो होता है वो कितने टाइम लेता है वेजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक में ट्रांसफर करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो जो शॉर्ट टाइम है ना, शॉर्ट टाइम ऑफ sperm to travel from cervical canal to ampulla of fallopian tube। सर्वाइकल कैनल से फेलोपियन ट्यूब में जाने के लिए जो सबसे शॉर्ट टाइम, जो सबसे कम टाइम है, वो कितना हो सकता है गाइस, आप लोग एक बार गेस करिए। तो ये है 5 मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 200 to 500 मिलियन जो भी स्पर्म डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा 5 मिनट में चला जाएगा,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये जरूरत नहीं है, बट जो सबसे कम टाइम लेता है, यानी कि जो सबसे पहला स्पर्म होता है जो फेलोपियन ट्यूब तक जो पहुंचता है, वो कितना होता है? 5 मिनट। जो एकदम कम टाइम में जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो टाइम है कितना? 5 मिनट्स। ओके, जो अभी मैंने बताया, आउट ऑफ 500 मिलियन स्पर्म डिपोजिटेड इन द वेजाइना ओनली 100 और 200 कैन रीच नियर टू द ओवम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने 500, 200 टू 500 मिलियन जो भी स्पर्म है वो सारा का सारा ओवम के पास नहीं पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? तो टोटल 100 टू 200, ठीक है, 100 टू 200 जो स्पर्म है वो ओवम तक रीच कर पाएंगे। ठीक है, और जो सबसे पहले रीच करेगा उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है? 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। नाउ गाइस, अब यहां पर आपको एक और चीज क्या जानना है कि स्पर्म ट्रैवल फ्रॉम वेजाइना टू द फेलोपियन ट्यूब, राइट, टू द फेलोपियन ट्यूब। अब यहां पर क्या है कि फेलोपियन ट्यूब के पास जाके ना जो इस्थमस होता है, इस्थमस स्टार्टिंग पार्ट, ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन में जाकर स्पर्म क्या कर लेते हैं? इस्थमस में जाकर स्पर्म स्टॉप मूविंग। शायद स्पर्म को भी लगता होगा कि भाई हम इतना ट्रैवल किए हैं, वेजाइना से लेकर हम यहाँ फेलोपियन ट्यूब तक आ गए, बट अभी तक भी हमको ओवम नहीं मिला है, इसका मतलब कहीं ओवम नहीं है। हो सकता है ऐसे फील हुआ हो, तो स्पर्म क्या कर जाती है? स्टॉप मूविंग। ठीक है, पर जैसे ही स्पर्म मूव करना स्टार्ट करती है ना, ओवम कम चालाक नहीं है। ओवम क्या करती है? आपको पता है कि ओवम मूव नहीं करती है, राइट। जब स्पर्म बंद कर देता है मूव करना, तो सडनली ओवम क्या करती है? ओवम स्टार्ट रिलीजिंग कीमो एट्रैक्ट, स्पर्म ओवम स्टार्ट रिलीजिंग कीमो अट्रैक्टेंट। एक ऐसा स्मेल, ऐसा एक खुशबूदार स्मेल एक रिलीज करने लगती है। कौन? ओवम का जो ये आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा है ना, कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा क्या करती है? एक खुशबू, कीमो अट्रैक्टेंट जो होता है वो रिलीज करने लगती है। और इसके बाद क्या होता है? स्पर्म जो है, स्पर्म यूज टू सेंस दिस कीमो अट्रैक्टेंट। यानी कि जो कोरोना रेडिएटा जो एक स्मेल जो रिलीज करती है ना, वो स्पर्म क्या करते हैं? वो स्पर्म जो है वो एक सेंस कर सकती है उसको। और वो करने के बाद क्या होगा? जब स्पर्म को सेंस होगा ना, जब एक महसूस होगा कि चलो ओवम यहाँ पे है, तो फिर स्पर्म क्या करेगी? उसके बाद स्पर्म क्या करेगी? स्पर्म स्टार्ट मूविंग रैपिडली। फिर स्पर्म जल्दी जल्दी क्या करने लगेगा? ओवम की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ये स्पर्म आकर यहां पर आकर स्टॉप कर गया, अब ये क्या कर रहा है? कीमो अट्रैक्टेंट, ये एक स्मेल, कोरोना रेडिएटा एक स्मेल प्रोड्यूस कर रही है ना। अब स्मेल को क्या हो गया? स्पर्म को क्या हो गया? सेंस हो गया कि ये स्मेल का। ठीक है, अब फिर क्या करेगा? ये फास्ट मूव करने लगेगा। स्पर्म जो ये क्या करेगा? फास्ट मूव करने लगेगा। कहां पे? जहां पे ओवम है, जिधर से उसको स्मेल आ रही है ना, उधर क्या करने लगेगा? स्पर्म फास्ट मूविंग करने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो ये स्पर्म है, स्पर्म को ये ओवम में मिलने से पहले क्या करना होता है? 2 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्पर्म को गुजरना होता है। ठीक है, एक तो है कैपेसिटेशन, एक क्या है? कैपेसिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन।
एक्रोसोमल रिएक्शन। ये दो प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब ये कैपेसिटेशन रिएक्शन और एक्रोसोमल रिएक्शन और एक्रोसोम रिएक्शन क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए आप हमको ये लेक्चर के बारे में बताइए कि पार्ट 2 आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर मैं आपको एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप MBBS के लिए या कोई भी मेडिकल प्रोग्राम के लिए अगर आप फॉरेन एडमिशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप डकवर्थ सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग किसी भी ब्रांच में चाहते हैं या किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो भी आप डकवर्थ सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।